अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। सहबा अख्तर की शख्सियत और शायरी का मुख्तसर जायज़ा। जी हाँ, सहबा अख्तर एक बहुत मकबूल नाम रहा, मकबूल नाम है, अब मकबूल नाम रहेगा। और जैसी शोहरत उनको मिली वो बहुत कम शोहरा के हिस्से में आई। ख़ास तौर पर मुशायरों में सहबा अख्तर साहब की जो शख्सियत है और उनकी जो शायरी है उसका जादू सर चढ़कर बोलता रहा। जो लोग शायरी से शगफ रखते हैं, किताबों से शगफ रखते हैं, वो सहबा अख्तर साहब की शायरी और शख्सियत से बखूबी वाकिफ़ है। लेकिन नौजवान नस्ल शायद अब उनसे इतना ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। तो इस गुफ्तगू का मकसद यही है कि सहबा अख्तर साहब की जो शख्सियत है और जो शायरी है उसका थोड़ा सा तारुफ जो है आपसे करवाया जा सके। सहबा अख्तर के जो हमअसर शोरा हैं उनमें हिमायत अली शायर, सरशार सिद्दीकी, रज़ी अख्तर शौक़, जॉन एलिया और ये इस कबील के लोग जो कि 60 की दिहाई में आए शायरी में, या उससे ज़रा पहले आए या बाद में आए। वो सारे शोरा जो क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ हिजरत करके पाकिस्तान आ गए, भारत से और जगहों से, ख़ास तौर पर भारत ही से ज़ाहिर है। जो अब भारत है उस वक्त वो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था। तो सहबा अख्तर भी उन्हीं लोगों में से थे। और उन्होंने वो सारा दौर देखा कराची में आने के बाद, जब कराची आहिस्ता आहिस्ता आबाद हो रहा था। और कराची जब आबाद हुआ तो जाहिर है कि पूरा यूपी उजड़ा और शायद बिहार भी उजड़ा। तो ये जो बड़े बड़े अदब के मराकिज़ थे तो वो सब जब उजड़े और जब पाकिस्तान बना तो यहाँ जब एक आबादी हुई कराची में ख़ास तौर पर, तो यहाँ बड़े बड़े अहम, उस वक्त तो खैर नौजवान ही थे, वो सीनियर्स भी आए, नौजवान भी आए, जिन्होंने आगे चल के बड़ी नामवरी हासिल की। उसमें सहबा अख्तर भी शामिल हैं। और मैं ये भी समझता हूँ और जानता हूँ कि उन्होंने बड़ी एक जिद्दोजहद के बाद अपना एक मुकाम बनाया शायरी में। और शायरी के अलावा माशी तौर पर भी उन्होंने बहुत जिद्दोजहद करने के बाद एक बड़ा मुकाम बनाया। आज मुझे बहुत खुशी होती है, मैं जहाँ रहता हूँ शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में, तो अगर आप 2 नंबर थाने से आगे बढ़ें और आप कोरंगी की तरफ ना जाएं और आप उल्टे हाथ पर मुड़ें तो फ़ौरन ही एक पार्क शुरू होता है। और उस पार्क का नाम जो है वो पहले तो कुछ और था, लेकिन अब कुछ अरसे से उसका नाम सहबा अख्तर फैमिली पार्क है। ये UC 10 है, UC 10। और इसका एक बड़ा खूबसूरत सा पार्क है जिसमें ख़वातीन, हजरात, बच्चे आते हैं और एक रौनक लगी रहती है। तो ये एक बड़ी मुझे अच्छी बात लगती है। मैं हमेशा जब भी गुज़रता हूँ तो मैं उसके जो बोर्ड है, नेम बोर्ड, उस पर निगाह ज़रूर डालता हूँ आते जाते हुए, और बहुत मुझे एक दिली तमानियत और ख़ुशी का एहसास होता है। इसी तरह सहबा अख्तर साहब का जहाँ घर है 13D के पास, रेलवे फाटक गुलशन में जब अंदर दाखिल होते हैं तो एक सड़क है उनके नाम पर, सहबा अख्तर रोड, वो पहले से है। उनके इंतकाल के कुछ ही अरसे के बाद वो सड़क उनके नाम मौसूम कर दी गई थी, मंसूब कर दी गई थी। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत बात है। सहबा अख्तर की जो अदबी खिदमात हैं वो कई कई जहतों पर फैली हुई हैं। एक समत में उनकी जो है वो नोहे हैं और उनके मरसिए हैं जो बड़े काबिल क़द्र हैं। और एक जानिब उनकी नज़में हैं, गज़लें भी हैं, ज़ाहिर है गज़लें भी बहुत खूबसूरत उन्होंने कही हैं और गीत बहुत अच्छे कहे हैं। तो ये उनकी जहतें हैं। फ़िल्मी गीत निगारी भी की है उन्होंने, और PTV के लिए भी, रेडियो के लिए भी गीत लिखे और बड़े कमाल गीत लिखे। फ़िल्मों में बहुत बहुत खूबसूरत गीत लिखे, बड़े मकबूल हुए। गुल कहूँ, खुशबू कहूँ, सागर कहूँ, सहबा कहूँ, ये उन्हीं का मकबूल गीत है, फ़िल्मी नगमा है, तो बड़ा मकबूल हुआ। और बहुत सारे मुझे कराची में जब फिल्म इंडस्ट्री रही है 50s में, तो वो उस ज़माने में और 60s तक गालिबन, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो गीत लिखे उसमें हिमायत अली शायर साहब और सहबा अख्तर साहब और बहुत से शोरा के साथ साथ ये भी उसमें शामिल रहे। तो सहबा अख्तर जो है वो उनका एक गीत तो बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुआ, साथी
तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर। जी हाँ, साथी, तेरा मेरा साथी है, इससे आप समझ रहे होंगे कि ये एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो कराची की एक लीडिंग जमात है, बहुत बरसों तक, कई दिहाइयों तक उसका एक एतबार से ये एक उनका बहुत ही अहम तराना रहा। और साथ ही तेरा मेरा साथी है, तो ये जो गीत है इसी पर पैरोडी या उसके से मुस्तार लिया गया वो गीत था, और जो बुनियादी तौर पर सहबा अख्तर साहब का लिखा हुआ ये गीत था, जो बहुत मकबूल अपने दौर में भी रहा, अब भी है। और चूंकि वो एक सियासी तंजीम के साथ जुड़ गया और उसे गाया भी बहुत वलवला अंगेज अंदाज में, और वो एक दिलों की धड़कन रहा वो। तो इस हवाले से भी सहबा अख्तर साहब याद आते रहे हैं। सहबा अख्तर साहब की जो गज़लें हैं वो भी बहुत जमालियाती कमाल गज़लें हैं, और उनका जो सबसे बड़ा हुनर मैं समझता हूँ कि जो रहा है वो हुनर है उनकी नज़में, पाबंद नज़में और तवील नज़में। ये ऐसी नज़में हैं जो बड़े वलवला अंगेज़ और पुरजोश अंदाज में जो पाकिस्तानियत के अंदर डूबी हुई नज़में हैं। पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत जो है वो बहुत वालिहाना रही, बहुत वालिहाना रही, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए नग़्मे गाए, उनके लिए गीत लिखे, उनके लिए नज़में लिखी, ख़ास तौर पर तवील नज़में लिखी हैं पाकिस्तान के लिए। और इस्लाम के हवाले से सहबा अख्तर साहब ने बहुत कुछ लिखा है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने उनके साथ बहुत सारे मुशायरे पढ़े, और हमारा जाहिर है कि हमारे सीनियर थे तो हमारी बड़ी मोहब्बतों के सिलसिले रहे। तो एक ऐसा मुशायरा जो बिल्कुल बैठ गया हो, एक ऐसा मुशायरा जिसमें अब कोई जान बाकी ना हो, ऐसा मुशायरा जहां ऑडियंस तो हो लेकिन कोई दाद फरियाद ना हो, एक ऐसे मुशायरे में, और हर ऐसे मुशायरे में जब सहबा अख्तर साहब का नाम पुकारा जाता था और वो जब आते थे माइक पर, तो वो अपने एक आध बंद के बाद ही वो सोए हुए मुशायरे को, डेड मुशायरे को पूरी तरह जगा देते थे। जी हाँ, उनकी जो आवाज़ थी वो भी बहुत गूंजदार और ख़ूबसूरत आवाज़, भारी भरकम आवाज़ थी, और उनकी जो पढ़त का अंदाज था वो भी बहुत खूबसूरत था, बहुत यूनिक था, बहुत मुनफरिद था। और वो इस तरह मुशायरा पढ़ते थे और अपनी नज़मों को पढ़ते थे कि, और इतने वफूर के साथ पढ़ते थे कि जो हाज़रीन थे, जो सामीन थे, वो मजबूर हो जाते थे कि उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं और उनके हर बंद पर और हर शेर पर दाद दें और देते चले जाएं। और चूँकि बहुत तवील नज़में होती थीं तो वो मुशायरा इस तरह जगाते थे कि वो मुशायरा उनकी नज़म के इख्तिताम तक बिल्कुल लाइव हो जाता था और बहुत दाद उनको मिलती थी। और फिर एक नज़म के बाद फिर ज़ाहिर एक मज़ीद फरमाइशें उनके लिए होती थी, और वो जब तक मुशायरा पढ़ते थे, माइक पर रहते थे, तो मुशायरा बहुत लाइव हो जाता था, बहुत ज़िंदा हो जाता था। और ये मैंने एक बार नहीं कई बार ये तजुर्बा देखा, अपनी आँखों से मुशाहिदा किया, एक्सपीरियंस किया कि मुशायरा छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, किसी भी लेवल का हो, लेकिन जब सहबा अख्तर साहब मुशायरे में आ गए और जब वो माइक पर आ गए और जब उन्होंने अपने कलाम का आगाज़ किया, तो आप यकीन जाने कि एक धूम मचा देते थे अपने पढ़त से, अपनी नज़मों से, और जो नज़मों का उनका अंदाज़ होता था और जो उनकी जो कादरुल कलामी थी, वो इस तरह निटिंग करते थे अपने बंद की कि वो कमाल था। और वो काफ़ियों का इस्तेमाल और फिर रदीफ़ का इस्तेमाल और फिर जो उनका जज्बा होता था और फिर जो उनके थॉट्स होते थे और वो जो उनकी वतनियत की और मोहब्बत और पाकिस्तानियत की मोहब्बत थी, और हमेशा पॉजिटिव। मैंने नहीं देखा कि कोई नज़म उनकी जो है वो तंज़िया हो या या डिप्रेसिव हो, ऐसा नहीं। उनकी नज़में बहुत ताकतवर होती थी और बहुत देती थी एक हौसला, एक उम्मीद, एक इम्कान। तो सहबा अख्तर एक हमारे जो उर्दू अदब का एक बहुत अहम नाम है और बहुत एक ख़ूबसूरत यादें उनके साथ वाबस्ता हैं और हमेशा रहेंगी। तो सहबा अख्तर को भूलिए मत,
उन्हें याद रखिए, उनकी किताबें मौजूद हैं, किताबें पढ़िए। और उनकी नस्में, आमना आलम साहिबा जो हैं वो ख़ुद भी कादरुल कलाम शायरा हैं, वो उनकी शागिर्द हैं। बज़्म साइंसी अदब को बहुत अरसे से चला रही थी। अब कोविड-19 की वजह से वो सब सिलसिले नहीं हो रहे। आमना आलम साहिबा की कई किताबें आ चुकी हैं और वो ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, लेकिन वो उनकी शागिर्द हैं। और वो ऐसी शागिर्द हैं जो कहती हैं, वरना उनके बहुत सारे शागिर्द हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं सैफ अख्तर साहब के। लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत से लोग वक्त के बाद जो है वो अपने उस्तादों को भूल जाते हैं। हालांकि उस्तादों को याद रखना खैर व बरकत है। तो बस मुझे ये अर्ज़ करना था। सैफ अख्तर को हम सलाम पेश करेंगे और अदब व फ़नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।